नमस्ते छात्रों। आज हम 8वीं कक्षा का पहली कई का जो पाठ है पूर्ण विश्राम, पहली के का 8वां पाठ जो है पूर्ण विश्राम, जिसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार जी। तो यह पाठ हम देखने की पूरी तरह से उसका विश्लेषण आज हम देखेंगे। तो छात्रों, ये जो पूर्ण विश्राम नाम का जो पाठ 8वीं कक्षा की किताब में पहली इकाई में है, तो पूर्ण विश्राम का मतलब होता है छात्रों, पूर्ण का मतलब होता है पूरी तरह से, और विश्राम का मतलब होता है आराम, है ना। तो पूर्ण विश्राम का मतलब है पूरी तरह से आराम करना, पूरी तरह से आराम करना। तो इस पाठ के लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार जी। तो ये क्या है, हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है छात्रों। पूर्ण विश्राम ये क्या है, हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है। हास्य व्यंग्यात्मक कहानी का मतलब हास्य यानी आनंद निर्माण करना। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक यहाँ शीर्षक भी देखिए, पूर्ण विश्राम। आज के आपाधापी के युग में आज के जो शहर के लोग रहते हैं, उन्हें फुर्सत का समय तो मिलता ही नहीं है, और जो विश्राम यानी आराम के क्षण तो उनके जीवन में आते ही नहीं है। तो यहाँ पूर्ण विश्राम यानी पूरी तरह का विश्राम तो कभी किसी को मिल ही नहीं सकता। पूर्ण विश्राम, पूरी तरह से आराम कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक मनुष्य के पीछे भागदौड़ की इस युग में उसकी जो पारिवारिक समस्याएं होती है, उसके मस्तिष्क में सदा की तरह बनी रहती हैं, और वो पूरी तरह से विश्राम नहीं कर पाता। तो आज हम इस कहानी के, हास्य व्यंग्यात्मक कहानी के जो लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार जी, तो उनका परिचय आज हम यहाँ देखेंगे। तो सत्यकाम विद्यालंकार जी जो है, उनका जन्म 1935 में लाहौर में हुआ है। अविभाजित भारत, उस समय वो जो लाहौर था वो भारत में ही था, पाकिस्तान में चला गया तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो इसलिए अविभाजित भारत यहाँ लिखा हुआ है। तो उनका परिचय देखिए इस प्रकार है। आप एक सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। उनकी भाषा शैली बहुत ही सरल है, सबको समझ में आने वाली है, ये उनकी लेखन की विशेषताएं हैं। उनका लेखन जो है व्यवहारिक है, अपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। उन्हें जो बल दिया है वो मनुष्य के सामने एक आइडॉल रहे, चरित्र, अच्छे चरित्र, इस पर उन्होंने बल दिया है। उनकी प्रमुख कृतियों को अगर हम देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन उनके लेख संग्रह हैं। वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी आदि जीवन चरित्रों का लेखन सत्यकाम विद्यालंकार जी ने यहाँ किया है। तो आज हम छात्रों देखेंगे कुछ गद्य संबंधी बातें इस कहानी में। पूर्ण विश्राम इस कहानी में सत्यकाम विद्यालंकार जी क्या कहना चाहते हैं, तो ये गद्य संबंधी जो कुछ बातें हैं यहाँ हम इसके बारे में विचार करेंगे। तो प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। किसी को आजकल तो किसी को कितना समय ही नहीं है कि वो पूरी तरह से विश्राम ले। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी है तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते, तो हमारे मस्तिष्क में घरेलू उलझने बनी रहती हैं। तो हम जब समय मिले भी तो उन समयों का पूरी तरह से हम आनंद नहीं उठा सकते। यह यहाँ सत्यकाम विद्यालंकार जी ने इस प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी में हमें बताने का प्रयास किया है। तो चलिए छात्र, हम कहानी को और देखते हैं। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, घर जाकर श्रीमती से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी।
2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। देखिए एक दिन क्या हुआ कि इस लेखक, ये जो लेखक है वो बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने क्या किया, उनकी बाह पर क्या किया, जैसे हम बीपी देखते हैं, आपको मालूम है आप जब किसी अस्पताल में जाते हैं तो बीपी चेक किया जाता है। तो वह डॉक्टर क्या करता है, काला कपड़ा हाथ पर लपेटता है, उसका एक बलून जैसे कि हम गुब्बारे के तरह होता है, उससे वो हवा भरता है तो हमारे वहाँ पर कपड़ा टाइट हो जाता है और उससे जो एक क्या होता है, उसकी जो हमारे ब्लड प्रेशर होता है उसकी मुझदाद डॉक्टर करता है। तो डॉक्टर ने उसके लेखक के वहाँ पर काला कपड़ा लपेटा, रबड़ की थैले से हवा भर डाली और नाड़ी की गति देखी। और डॉक्टर साहब बोले कुछ सीरियस तो नहीं है। सीरियस का मतलब है छात्रों, यहाँ कोई दफ्तर का मतलब है कार्यालय, सीरियस का मतलब चिंताजनक बात तो है नहीं है। ऑफिस से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए और जो आप विश्राम करेंगे तो आप निरोगी हो जाओगे। लेकिन विश्राम करते समय ध्यान में रखिए कि जो विश्राम होना चाहिए पूर्ण विश्राम होना चाहिए, किसी का डिस्टर्ब आपको नहीं होना चाहिए। तो लेखक की पत्नी को बहुत प्रसन्न हुई, बहुत आनंद हो गया और वो दोनों पति पत्नी घर आए। घर जाकर श्रीमती जी से लेखक ने कहा, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। अच्छा ठीक है, हम क्या करेंगे, डॉक्टर ने बताया है तो 2 दिन हम विश्राम कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं जुहू। तो छात्रों जुहू मुंबई की एक जगह का नाम है, जरा समुद्र का तट, चौपाटी कहते हैं। तो मुंबई में जुहू की चौपाटी यानी जुहू का बीच जो होता है, समुद्र का किनारा होता है, वहाँ हम 2 दिन तक क्या करेंगे, विश्राम करने के लिए जाएंगे। तो जुहू जाने की क्या कर दीजिए, तैयारी कर दीजिए। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी, तो अगले दिन पूर्णिमा का दिन था और चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। लेखक कहता है कि चांदनी रात का जो मजा आता है, समुद्र का किनारा हो, आकाश में चांदनी हो और उस समय पर हम आनंद उठाने, हमें विश्राम के क्षण मिले, तो क्या बात है छात्रों, बहुत अच्छा होगा। चांदनी रात का मजा हम जुहू पर व्यक्त करने के लिए हम जुहू पर जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, हमें हमारे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, ऐसा वो सोचता है। और उस जाने की तैयारी में वो दोनों जुट जाते हैं। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, जुहू जाने की तैयारी करते हैं कि वहाँ जाने के बाद कोई दिक्कत उन्हें न आए, इसलिए वो अब जुहू जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया, सुबह ही 2 बजे, 2 बजे का ही उन्होंने अलार्म लगा दिया। और लेखक की पत्नी जो थी वह स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी कि क्या क्या वस्तु लेकर हम जुहू जाएंगे, कि जुहू जाने के बाद किसी तरह की कमी हमें वहाँ महसूस न हो, इसलिए हमें कुछ ले जाना है। कुछ उसकी एक लिस्ट नोट वह यहाँ बनाती हैं। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। लेकर कहते हैं कि श्रीमती जी ने क्या क्या करना है, क्या क्या ले जाना है, एक लंबी लिस्ट बनाई, सूची बनाई और लेकर कहते हैं कि मेरे हाथ में। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवाल, रबड़ सोल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। तो हम गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी की जो कुछ अच्छा चीज़ें, आवश्यक चीज़ें होती है, अगर हवा कम हो जाए तो हवा भरने की पिचकारी होनी चाहिए, ट्यूबवाल्व चाहिए, रबर सॉल्यूशन चाहिए, 1 गैलन, गैलन का मतलब है लगभग 4 लीटर। 1 गैलन का मतलब कितना होता है, 4 लीटर। तो 1 गैलन ऑयल भी, इंजन का ऑयल हमारे साथ होना चाहिए। ये सब चीज़ें उस लिस्ट में, वो जो सूची बनाई थी उस लिस्ट में लिखी हुई थी और सब वो लिस्ट लेकर क्या कहते हैं, मेरी पत्नी ने मेरे हाथ में दे दी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धोनी से मिस्त्री लाया। लेकर कहता है कि मैं दिन भर दौड़ धूप की, हमारे घर की मरम्मत करनी थी, खिड़कियां बनानी थी, खिड़कियों के कुछ कुंडियां जो टूटी हुई थी वो सब तैयार करनी थी, क्योंकि हम घर से बाहर जाने वाले हैं। बाहर जाने के बाद घर की सुरक्षा के कारण उसे कुछ कुछ ठीक तरह से करवाना था। तो देखकर कहते हैं बाहर जाना है, इसलिए मैं दिन भर दौड़ धूप कर गया, पैदल में चला गया। पायधुनी, पायधुनी का मतलब है छात्रों पायपीट भी हो सकता है, लेकिन मुंबई में भिंडी बाजार के पास क्या है,
मुंबई में स्थित जगह का नाम भी है पायधुनी। तो उनका कहता है कि उस पायधुनी में भिंडी बाजार के पास जो जगह है उसमें मैं पैदल गया और वहाँ से एक मिस्त्री कहने जो घर का दुरुस्त करने का जो काम करता है उस मिस्त्री को वो ले आया। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियां भी नहीं कसी गई। लेकिन कहता है 4 खिड़कियों की चटखनिया, मराठी में खिडक्यांच्या खड्या बसवायच्या होत्या। तो चटखनियां 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियां भी नहीं कसी गई, वो भी तैयार नहीं हो गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन लेकर कहता है दुगनी हो गई। और इतना दौड़ धाप करने के बाद जो मेरे दिल की धड़कनें थी वो बढ़ने लगी। आराम मिलने के बजाय उसमें क्या हो गया, धड़कनें और बढ़ने लगी। देखिए ये जो आराम करने हम निकलते हैं ना, हम निकल बाहर जाना पड़ता है तो आराम करने के निकलने के जाने की तैयारी में हमें 2 गुना श्रम करना पड़ता है। ये हास्य व्यंग्य का ही लेकर बताता है कि सामान्य आदमी को जब विश्राम करना चाहता है तो उसके सामने हमारी घर की जो मुसीबतें होती है वो ठीक करने में भी हमारी जो शक्ति होती है वही वहाँ लग जाती है। आराम तो शेष रह जाता है। लेकिन कहते हैं कि मेरे दिल की धड़कनें कम होने की वजह क्या हो गई, दुगनी हो गई। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा कल जू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। लेकिन कहता है मैंने कहा तो मुझे तो खूब थकावट महसूस होती है। लेकिन पत्नी कहती है कल हम जू पर जाएंगे, कल क्या करना है, आराम ही तो करना है, तो थकावट तो दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से, कर का मतलब होता है हाथ, अपने हाथों से क्या कहती है, अपने हाथों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया क्योंकि कल उठने में देरी न हो जाए। और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली। छात्र मुआयना करना है नहीं, निरीक्षण करना। मुआयना का मतलब है निरीक्षण करना। तो वो निरीक्षण करके आएगी, तसल्ली यानी खातरी, तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं, सब तसल्ली कर ली, मुआयना किया। और सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। सुबह 5 बजते अलार्म की जो घंटी घुमा कर अलार्म लगा था उसने उसका काम कर दिया। 5 बजते अलार्म बजने लगा। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। सुबह सुबह रोशनी होने के पहले ही जुहू जाने की तैयारी जो थी वो चरम सीमा पर यानी चरम बिंदु पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। देखिए सुबह से उठते हैं तो हम स्टोव पर चाय बनाना, ये तो हमारी भारतीय परंपरा है कि घर में सुबह सुबह क्या बनता है तो चाय ही बनती है ना, तो चाय बनने के लिए स्टोव की जरूरत होती है। लेकिन कहता है स्टोव को भी आज ही धोखा देना था कि आज ही स्टोव बंद पड़ गया। आपको मालूम है जिस चीज की जब जरूरत होती है उसी वस्तु में कोई ना कोई खोट निकल ही आ जाती है। वो हर मिनट बुझने लगा। शुरू किया वो बुझ गया, शुरू किया वो बुझ गया। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। तो लेके कहता है कि आधा घंटा तो उस स्टोव में लॉकर पर चलने वाला जो चूहा होता है उसने धोखानी करने में, स्टोव का हवा भरने का पंप जो होता है हम हवा भरते हैं स्टोव में, उसमें तो आधा घंटा धोखानी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। लेकर कहते हैं हमने चाय का जो प्रोग्राम था वो हमें क्या करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। और हम दत्तचित्त यानी एकाग्र होकर पूरी लगन से हम क्या करने लगे, कहाँ जाने की तैयारी में जुट गए, जुहू जाने की तैयारी में हम जुट गए। लेकर कहता है वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। देखिए वाटरलू का युद्ध आपको इतिहास में मालूम है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो युद्ध किया था वो कहा किया था, वाटरलू में। देखिए यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट ने, ये वाटरलू का युद्ध बहुत ही मशहूर है, नेपोलियन के युद्ध का स्थान है। ये तो नेपोलियन बोनापार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वो युद्ध का चित्र मैंने यहाँ आपके समझ में आने के लिए दिया है। तो नेपोलियन युद्ध का
स्थान जो होता है वाटरलू, उस युद्ध के लिए नेपोलियन जब गया तो उसने भी इतनी तैयारी न की होगी जितनी तैयारी हमने पूरी तैयारी के साथ हम जो क्या करें तैयारी की। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। अगर ऐसी कोई महत्वपूर्ण चीज़ जब हमें करनी पड़ती है तो हम पति पत्नी सहयोग से यानी एक दूसरे के सहकार्य करते हैं। और ऐसी महत्व योजनाओं पर यानी महत्व योजना कौन सी है, जुहू जाकर 2 दिन का आराम कर रही उनकी योजना है, तो इसमें विश्वास रखते हैं कि एक दूसरे का हम हाथ बटाएं, तो ऐसा हम करते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है, एक दूसरों को मदद करना। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। देखिए क्या कहता है, जो सहयोग करना है तो मन से, तन से, वचन से, कर्म से, सभी बातों से सहयोग होना चाहिए, तो बात बन जाएगी ना। जीवन का यह मूल मंत्र मैं भूला न था, श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। यह हाथ बटाने एक मुहावरा है छात्रों, हाथ बटाना मुहावरे का अर्थ है सहायता करना, साथ में काम करना। इस तरह लेखक की कुछ वस्तु ये भूल न जाए, वो भूल न जाए, पत्नी बताती है, लेखक भी उसे कुछ सुझाव देते हैं और एक दूसरे के हाथ बटाते हुए जुहू जाने की तैयारी में वो दोनों पति पत्नी लग जाते हैं। तो लेखक कहता है, मैंने पत्नी से क्या, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। पूड़ी का मतलब होता है पूरी, पूरे। तो पूड़ियों तो आप हम ले जा रही हैं, लेकिन उसके साथ मिर्ची का अचार रखना तुम भूल मत जाओ। तो पत्नी बोलती है, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो मैंने समाचार पत्र आज का पढ़ा नहीं है, तो समाचार पत्र भी साथ ले जाओ, तुम रखो। लेकिन कहते हैं, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा तो लेके कहते हैं, गुलबंद का मतलब होता है मफलर मराठी में हम कहते हैं। तो जो हमने गुलबंद कश्मीर से लाए थे वह भी तुम भूल मत जाओ, क्योंकि जुहू के बीच पर बड़ी सर्द हवा चलती है, सर्द यानी ठंड पड़ती है, तो वह गुलबंद यानी मफलर हमारे काम आ सकता है, वह तुम मत भूलो। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना दरार रह जाएगा। गुलबंद तो मैं रख लूंगी, लेकिन नहाने का जो बाथिंग सूट होता है, बेदिंग का मतलब होता है बाथिंग, स्नान करने के कपड़े, तो वो तुम रखना न भूल जाओ, नहीं तो कपड़े लेकर हम नहीं लेंगे तो हम नहाए कैसे। नहाने का तो समुद्र पर नहाने का तो मजा और ही होता है, वैसे हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है, बेदिंग सूट साथ लेना जरूर, ऐसी उनकी पत्नी कहती है। तो लेखक कहते हैं, और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। और तो रबर कैप जो रबर का स्टैम्प होता है वो भी तुम मत भूलो। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। पत्नी कहती है, तो मैं रबर का स्टैम्प रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिखने के जो कागज होते हैं, याद किए मैंने, कागज जो लिखने के कुछ कागज होते हैं, कुछ लिफाफे, वो भी तुम क्या कीजिए, और राइटिंग पैड या जो मैंने दाई और यहाँ राइटिंग पैड आपको दिखाई देता है, और राइटिंग पैड भी आप क्या कीजिए साथ में ले लीजिए, वो भी आप मत भूलिए। ये सब चीजें हमें आवश्यक हैं। राइटिंग पैड का क्या करोगी, तो कभी कहता है, राइटिंग पैड किस लिए, उसका क्या तुम करोगी वहां जाकर। पत्नी जवाब देती है, कई दिन से माँ की चिट्ठियां आई पड़ी हैं, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, ये तो वक्त भी नहीं मिलता। तो मेरी माँ की चिट्ठी कहाँ से आई है, मैं ये सोचती हूँ कि आज उसका उत्तर दूंगी, कल उसका उत्तर दूंगी, तो समय ही नहीं मिलता। तो हम जुहू जाएंगे, विश्राम करने जाएंगे, तो उस चिट्ठी का जवाब मैं वहाँ लिख दूंगी। एक तो या तो वक्त नहीं मिल रहा है, और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे। और वो चिट्ठियाँ भी लिखने साथ लेनी पड़ेगी, और चिट्ठियाँ घर में रह गई तो जवाब किसका देंगे, तो चिट्ठियाँ साथ लेना जरूरी है, इसी पत्नी उन्हें सुझाव देती हैं। और कहती है, और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है,
उन्हें भी डाल देना है। तो पत्नी याद दिलाती है कि बिजली का बिल आया है, बीमा की नोटिस आई है, उनकी किस्त हमें चुकानी है, वो भी हम जाते जाते चुका के जाएंगे, उनका भुगतान हमें करना है, तो उन्हें भी साथ डाल दो, ले लो। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सिर का दर्द क्या हो गया, सिर का दर्द चढ़ गया। इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। धूप का चश्मा और छतरी हमें साथ लेना आवश्यक है, क्योंकि धूप भी वहाँ पड़ती है, सर्दी भी होती है, तो वो चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी प्रकार की दिक्कत जूझ जाकर नहीं आनी चाहिए। अच्छा बाबा रख लूंगा, और देखो धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। देखो क्या आता है, सब रख लूंगा, लेकिन धूप बचने के लिए जो सनस्क्रीन होती है कुछ ऐसी की हुई, देखिए यहाँ मैंने यहाँ फोटो लगाया है, DR सनस्क्रीन मिलती है, वो भी लिख लो। अगर वो सनस्क्रीन हमारे पास नहीं होगी तो छाले पड़ जाएंगे, वहाँ तो बहुत करारी धूप होती है। लेकर क्या दिलाता है, श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। देखिए श्रीमती रख लूंगी ऐसी थी, लेकिन वो क्या खोज रही थी, वो खोज रही थी नेल कटर। तो कैंची ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था। नेल कटर मालूम है आपको, नाखून हम काटते हैं, वो नेल कटर चित्र दिया है मैंने नीचे यहाँ, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो, रहने तो नहीं मिल रहा है। तो इधर मैं अपने लिए अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी। देखिए लेकर क्या चला है, आराम का विश्राम करने के लिए, लेकिन विश्राम करने के बाद भी पूर्ण विश्राम करने के लिए डॉक्टर ने कहा है, लेकिन होता है कि समय किताबें भर रहा था, समालोचना की आई हुई, उसे समालोचना करने के लिए, समालोचना करने के लिए जो किताबें आई थी, समालोचना का मतलब है गुण दोषों का विवरण, यानी नीचा उसका अर्थ दिखा है मैंने छात्रों, देखो समालोचना का मतलब होता है गुण दोषों का निवारण। समालोचना करने के लिए कुछ किताबें आई थी, उनको लेकर क्या करता है, साथ लेकर जाना चाहता है, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा, आराम से मैं सागर किनारे बैठकर उन किताबों की समालोचना में कर जाऊंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी, लग रहा था कि कविता कर ले, कुछ कविता लिख लो। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी, तो उन्हें भी जमा किया, सब कतरनें इकट्ठा कर दिए। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी, तो कविता सोचेगी तो जुहू के किनारे, समंदर के किनारे, सागर के किनारे अच्छी तरह से कविता मैं लिख सकूंगा, क्यों ना हम कविता वहाँ पूरी कर ले। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वो इसका ही चिट्ठी इधर उधर पड़ी थी, सब चिट्ठियाँ मैंने इकट्ठा कर ली, क्योंकि हम जोड़ जाएंगे, अच्छी कविता बन जाएगी। अच्छी जगह कौन सी, तो धुन सवारना जो यहाँ मुहावरा होता है, धुन सवार होना यानी लगन होना, इसका मतलब है छात्रों। तो वो मोटर से जुहू जाने की तैयारी करने लगे, और मोटर में बैठकर वो जुहू की तरफ रुक कर लेते हैं। आखिर कई अटैची का मतलब है दाहिनी ओर, देखिए मैं अटैची सूटकेस की तरह होती है अटैची। कई थैले कई झोले भरकर हम जुहू पहुंचे। 5-7 मिनट हम सब लोग में विचरते रहे, लेकर कहते वहाँ गए कि मंत्रमुग्ध हो गए, क्या किनारा था, क्या वहाँ का माहौल था, अथांग सागर, समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र, पानी ही पानी। हम स्वप्न लग, हमें ऐसा लगा कि कितनी जगह अच्छी है, मैं स्वप्न में हो, इतनी बहुत अच्छी जगह सब नज़ारा देख कर ही उनका मोहित हो गया। हम समुद्र में नहाने को चल रहे, कहते हैं कि हम समुद्र में नहाने के लिए चल पड़ते हैं। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे, एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया, बहुत बड़ी लहर आ गई और हमें भिगो कर चली गई। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी की मस्तिष्क में क्या स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, हम ऐसे नहा रहे थे, मजा लुट रहे थे, एक बड़ी लहर समुद्र के आ गई और हम दोनों को भिगा गई, और उस लहर के थपेड़ ने श्रीमती जी के लेखक के पत्नी के मस्तिष्क में एक नई स्फूर्ति आ गई, और अचानक लेखक से पूछने लगी, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं?
जी तुम्हें याद है तुमने बरामदे की जो खिड़की थी अंदर से बंद कर दिया नहीं, या खुली ही रह गई? ऐसी लेखक की पत्नी लेखक को क्या करती है, पूछती है। क्या पूछती है? तुम्हें याद है कि बरामदे की खिड़की तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? ऐसे प्रश्न लेखक की पत्नी लेखक को पूछती। मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता, लेखक कहता है। तो पत्नी बोलती है अगर वह बंद नहीं हुई और खुली रह गई तो क्या होगा? अगर वो जो बरामदे की खिड़की बंद नहीं होगी और खुली रह गई तो क्या होगा? अरे चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा वो हो जाएगा, रहने दो, खुली रहे, कुछ होना सोना देखा जाएगा। चलो अब हम एंजॉय करने आए हैं तो एंजॉय करेंगे। ये घर की बातें हम बोले से लेकर अपनी पत्नी को कहता है। लेकिन जो महिलाएं होती है, महिलाओं को घर की चिंता अधिक होती है, तो पत्नी सोचती रहती है, बोलती अब क्या होगा, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा? उस खिड़कियों से अगर चोर घर में घुस जाते हैं, कोई प्राणी घर में घुस जाता है, हाँ, तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, घर की चोरी हो जाएगी, प्राणी जो होती है नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा सोचती है। ऐसे अनेक प्रश्न लेखक की पत्नी के मस्तिष्क में वह क्या होते हैं, आने लगते हैं। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। यह सोच कर पत्नी की मन की अधीरता बढ़ती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहो पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई। कहते हैं धड़कन शांत हो, हमें आराम मिले, इसलिए हम जुहो आए थे। लेकिन लेखक कहता है कि वो क्या होता है, वो जो धड़कन धक धक कर रहा था दिल, जो दुगना यानी क्या क्या होती है, अब बढ़ गई। मैंने तेजी से मोटर चलाई, मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उसमें भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। तो मेरा दिल गाड़ी की वेग से दुगना धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से क्या हो गए, वो वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वो लगाई थी, लेकिन लगा कर यह भूल गया था कि लगा ही है या नहीं। लेकिन कहते मुझे याद नहीं आ रहा था। और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल के धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। अब तो मैं बीमार था, दिल की धड़कन बढ़ रही थी, अब श्रीमती जी के लेकर की पत्नी की दिल की धड़कनें भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। पूर्ण विश्राम करेंगे तो पूर्ण निरोगी हो जाएंगे, ये डॉक्टर के शब्द लेके कहता है। मुझे याद आ रहे थे, साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वो कभी पूर्ण नहीं हो जाता, वह पूर्ण भया वह हो जाता है। कोई पूर्ण को कोई शान नहीं। इस तरह क्या होता है छात्रों, पूर्ण विश्राम किसी को नहीं मिलता, और अपनी पारिवारिक उलझने हमारे मस्तिष्क में आती ही रहती है, और हम किसी तरह से पूर्ण विश्राम नहीं लेते। तो आपको यह कहानी, मैंने कहानी का स्पष्टीकरण आपको यहाँ बताने का पूरी कोशिश की है। आपको मुझे लगता है यह कहानी समझ में आई होगी, और इस कहानी के प्रश्नोत्तर के बारे में हम छात्रों बाद में क्या करते करेंगे, हम बाद में देख लेंगे। तो छात्रों नमस्ते, फिर मिलते हैं।